इस क्वेश्चन में कहा गया है कि let the function f takes this interval to r and g takes this interval to this interval be defined by this and this, where box denotes greatest integer less than or equal to x, and let f naught g takes this interval to r be defined by f naught gx means f of gx, and suppose c is the number of points in this interval at which f naught g, ध्यान रखना ये f naught g लिखा हुआ है, एक्चुअली नॉट का मतलब KNOT, ये फॉग नहीं लिखा हुआ जैसा कि बहुत लोग पढ़ लेते हैं। फॉग इज नॉट द प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज। Suppose C is the number of points in this interval at which f naught g is not continuous. Suppose D is the number of points in this interval at which f naught g is not differentiable, then the value of C plus D is dash. मैंने देखा है कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी वे से किया है, जो कि कभी भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि मेरे सॉल्यूशन में हमेशा आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी, शॉर्ट सॉल्यूशंस होंगे। पहले मैं f नॉट जी एक्स की वैल्यू निकालता हूं। f नॉट जी एक्स का मतलब हो गया f ऑफ gx, or f of gx, from here we get 2 into gx minus 1 plus 2 into gx plus 1, और ये तो हम जानते ही हैं कि x माइनस बॉक्स x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, means gx is always greater than equal to 0, therefore this interior part is sure to be a positive number, तो इसलिए ये मॉडुलस तो हट जाएगा, and I will get 2 into x minus box x minus 1 plus 2 into x minus बॉक्स x प्लस 1, और ये भी हम जानते हैं ये वाला फंक्शन केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सब जगह ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। आई मीन x जब इंटीजर होगा केवल उन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और क्योंकि f नॉट g के लिए डोमेन ये है और इस डोमेन में इंटीग्रल पॉइंट केवल x इक्वल टू 0 है, तो x जब 0 नहीं है तो gx कॉन्टिन्यूस है, दैट इज x माइनस बॉक्स x इज कॉन्टिन्यूस, मतलब कि x जब 0 नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में से कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मॉडुलस लेने पर भी वो पूरा कॉन्टिन्यूस होता है। सिमिलरली x 0 नहीं है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, ये भी हम जानते हैं, तो इसका मतलब हो गया x जब 0 नहीं है तब तो ये पूरा पक्का कॉन्टिन्यूस है। तो इन द इंटरवल -1 to 1, इस पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी
हो सकती है तो केवल 0 पे हो सकती है। 0 के सिवा बाकी सब जगह ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस श्योरली होगा। और ये भी हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस बॉक्स x की वैल्यू 0 होती है और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस बॉक्स x की वैल्यू 1 होती है। इसको देखना भी कोई मुश्किल नहीं है, या x माइनस बॉक्स x का ग्राफ भी पता हो तो ग्राफ से भी क्लियर है, डायरेक्टली भी आप जानते हो ये 0 होती है, ये 1 होती है। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ नॉट जी एक्स का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 आएगा इसलिए इस पार्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये वाला 1 और ये वाला पार्ट अगेन 0 को टेंड कर रहा है, तो पूरे की लिमिट हो गई 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि हम ये बात जानते हैं तो इसलिए जब इसमें x टेंड्स टू 0 माइनस लिया जाएगा तो क्योंकि ये वाला पार्ट 1 को टेंड कर रहा है इसलिए वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो राइट हैंड लिमिट 2 लेफ्ट हैंड लिमिट 4, तो it clearly means f naught g is discontinuous at x equal to 0। लेकिन फिर बता रहा हूं कि 0 के सिवा बाकी सब जगह f naught g x कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में 0 के सिवा बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस बनता है तो केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे बनता है। -1 और 1 के बीच में ओनली इंटीग्रल पॉइंट है 0। तो 0 के सिवा बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूस, तो क्योंकि g(x) कॉन्टिन्यूस तो ये पूरा भी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होता है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब हो गया ये पूरा भी कॉन्टिन्यूस, इसमें तो मॉडुलस वैसे ही हट चुका था, ये पूरा भी कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f naught g is x equal to 0 because c was the number of points in this interval where f naught g is not continuous. Hence the value of c becomes 1 because there is only one point of discontinuity of f naught g. Therefore c becomes equal to 1. Or to find the number of points where f naught g is non differentiable, ये तो हम जानते ही हैं कि ये वाला फंक्शन जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1, और क्योंकि डोमेन मेरे पास -1 to 1 दे रखा है तो मैं 0 और 1 के बीच में बात कर लेता हूं, और जो बात 0 और 1 के बीच में होगी वही बात -1 और 0 के बीच में होगी। ये क्लियर है f naught gx, that is this
is also a periodic function with period 1. तो 0 और 1 के बीच में जितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, -1 और 0 के बीच में भी उतने ही पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 1। तो मैं सपोज करता हूं शुरू में कि x 0 और 1 के बीच में है। यदि x 0 और 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट बोल रहा हूं, तो दिस विल रिड्यूस टू मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस 2x प्लस 1। और ये क्लियर है, ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये केवल 1/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है। ये आपको पता ही होगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। यदि आप जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो तो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेक दैट दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट 1/2। तो 1/2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हो गया 1/2 पे ये पूरा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, और 1/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि -1/2। 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि f0g का पीरियड 1 है। तो जो सिचुएशन 1/2 पे होगी वही सिचुएशन 1/2 - 1 दैट इज -1/2 पे होगी। वैसे तो 1/2 प्लस 1 पे भी वही सिचुएशन होने वाली है, लेकिन हमने केवल बात करनी है इन द इंटरवल -1 to 1। इसलिए पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर x = 1/2, x = -1/2 और x = 0 पे, क्योंकि f0g डिसकंटिन्यूअस था इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो d becomes equal to 3। c 1 आ गया, d 3 आ गया। Therefore, the value of c plus d is 4. Hence, 4 is the answer of this question. इस क्वेश्चन में कहा गया है, let O be the center of the circle x² plus y² equal to r², where r is greater than √5/2. Suppose PQ is a chord of this circle and equation of the line passing through P and Q is this. If center of the circumcircle of triangle OPQ lies on this line, then the value of R is dash. कहने का मतलब हो गया, ये है सर्कल with center 0 0 and radius R. 4x plus 2y equal to 5 is the chord of this circle. Say P and Q are these points. O is center of the circle. This is the triangle OPQ. Circumcircle of this triangle OPQ is this, and center of this circle will be called circumcenter of triangle OPQ. और ये हम जानते हैं कि यदि कोई सर्कल दे रखा हो विद सेंटर से A और बाहर वाले किसी पॉइंट से मैं यदि दो टेंजेंट्स ड्रा करता हूं और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो यदि इन पॉइंटों का नाम मैं R एंड S रखता हूं तो क्लियर है
PRAS is a cyclic quadrilateral, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और क्योंकि ये वाला एंगल 90 है इसलिए इन चारों पॉइंटों से होके जाने वाले सर्कल का सेंटर जो है वो AP का मिड पॉइंट होगा। और दूसरी बात जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो ये है कि द लाइन RS विल बी द chord of contact of the point P with respect to this circle। अब इन सारी बातों को मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। सपोज टेंजेंट एट Q to this circle is this, tangent at P to this circle is this। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यदि मैं S मान लूं तो क्लियर है O P और Q से होके जाना वाला जो सर्कल है वो S पॉइंट से भी होके जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताया था OPSQ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है और OS का मिड पॉइंट जो है वो इस सर्कल का सेंटर होगा, या बोल सकते हो OS का मिड पॉइंट ट्रायंगल OPQ का सर्कम सेंटर होगा। और क्योंकि PQ की इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 दे रखी है, ये वाला पॉइंट यदि मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अल्फा बीटा का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दैट इज PQ की इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी अल्फा x प्लस बीटा y equal to r square using this equation of circle। और क्योंकि ये PQ की इक्वेशन है, ये भी PQ की इक्वेशन है, तो कंपेयरिंग these two I get alpha upon 2 equal to beta upon 4 is equal to r square by 5। Therefore alpha is 2r square by 5, beta is 4r square by 5। और क्योंकि अभी अभी बताया था OS का जो मिड पॉइंट होगा वो ट्रायंगल OPQ का सर्कम सेंटर होगा, therefore 2r square by 5 plus 0 by 2 and 4r square by 5 plus 0 by 2 are the coordinates of circumcenter of triangle OPQ, that is equal to r square by 5 and 2r square by 5। और दिया हुआ था कि circumcenter lies on this line, using this line I get r square by 5 plus 2 into 2r square by 5 equal to 4, that is r square equal to 4, that is r equal to 2, hence the answer is 2।